हेलो दोस्तों, आओ करें तैयारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, हम इसमें करने जा रहे हैं समीक्षा अधिकारी के लिए टेस्ट पेपर। और आज का जो टेस्ट है जिसे हम देखने वाले हैं वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टेस्ट 2, जिसको आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों, इसका जो टेस्ट 2 है ये जीएस का टेस्ट है और ये फुल टेस्ट है जिसको आज हम देखेंगे। और यहाँ पे टोटल 140 क्वेश्चन हैं। 140 प्रश्नों पे हम यहाँ पे डिटेल चर्चा करेंगे। और ये टेस्ट जो है वो बाइलिंगुअल है, ये ध्यान रखिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको देख सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले भी। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि एक तरफ हिंदी लिखा है तो उसके जस्ट सामने ही इंग्लिश लिखा हुआ है, तो दोनों लोग इसको साथ साथ देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए फिर हम बिना देर किए हुए प्रश्नों को देखना स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, अगर आपके काम लायक लग रही है, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करिए। चलिए दोस्तों, फिर हम देखना स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, जिसके हम देख रहे हैं निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना और उनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो कुछ घटनाएं दी हुई हैं, उनका कालक्रम देखते हैं। देखिए, जो सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत हुई थी, तो सहायक संधि प्रणाली लेकर के कौन आया था, तो ध्यान रखिएगा, इसको लाया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा इसको लाया गया था। वेलेस्ली गवर्नर जनरल था और लाया कब गया था, तो 1798 में इसको लाया गया था। रोहिल्ला युद्ध कब हुआ था, तो रोहिल्ला युद्ध जो हुआ था वो 1774 में हुआ था। और इसमें जो अवध का नवाब था और वर्सेस जो रोहिल्लाओं थे उनके मध्य हुआ था। ये रोहिल्लाओं के मध्य हुआ था और इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अवध के नवाब को समर्थन कर रही थी और यही विजयी भी होता है। नेक्स्ट है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना। देखिए, जो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुआ था वो 1784 में हुआ था। इस समय भी जो गवर्नर जनरल था वो था वारेन हेस्टिंग। जो वारेन हेस्टिंग्स था वो गवर्नर जनरल था और इसी के समय बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है। और इसका जो उद्देश्य होता है, प्राच्य अध्ययन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। ध्यान रखिएगा, इसके जो संस्थापक थे वो विलियम जोन्स थे। और विलियम जोन्स जो है, इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम बुक है, जो अभिज्ञान शाकुंतलम का इन्होंने इंग्लिश में जो है वो ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, और ये करते हैं 1789 में। और ये जो एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा किसी भी जो यूरोपीय भाषा में प्रकाशित होने वाला ये पहला ग्रंथ था अभिज्ञान शाकुंतलम। इसका अनुवाद किसने किया, तो विलियम जोन्स ने किया था। नेक्स्ट इसमें वेल्लोर विद्रोह। देखिए, जो वेल्लोर का विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1806 में। 1806 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो ये मद्रास में हुआ था। मद्रास में वेल्लोर नामक जगह पे हुआ था। यहाँ पे होता क्या है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके खिलाफ जो जो सिपाही होते हैं उनका ये पहला हिंसक विद्रोह होता है। तो इनको अगर हम क्रम में लगाएंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा पहले 2, फिर 3, फिर 1, फिर 4। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कितनी अनुसूचित जनजातियां हैं, कितनी जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। देखिए, जो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है, तो इसके अनुसार जो है टोटल 774 जो है वो अनुसूचित जनजातियां हैं। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर बताना है। देखिए, जो 1857 का विद्रोह है, स्थान दिया है और वहाँ के जो ब्रिटिश जनरल थे वो कौन थे। तो जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय दिल्ली में जो ब्रिटिश का जनरल था वो लेफ्टिनेंट हडसन था, और कानपुर में था सर कॉलिन कैम्पबेल था, और लखनऊ में जेम्स आउटरम थे, और बनारस में कर्नल जेम्स नील थे। तो इस प्रकार जो सही जवाब होगा, पहले 2 आएगा, 4 आएगा, फिर 1, फिर 3। तो सही जवाब इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक 10 की वृद्धि दर दर्ज की गई है। तो ये पूछ रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में कहाँ पे सबसे अधिक जो है वो 10 की वृद्धि दर रही है। ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक वृद्धि दर रही है वो रहा है मेघालय राज्य का। तो सही जवाब इसका सी हो जाएगा, मेघालय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सैयद राजवंश के निम्नलिखित शासकों पर विचार करना और उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित करना। देखिए, जो सैयद राजवंश था इसका जो कार्यकाल माना जाता है ये 1414 से लेकर के 1451 तक था। और इस कालक्रम में देखते हैं कौन कौन से शासक हैं। तो सबसे पहले तो खिज्र खां आता है। खिज्र खां जो है ये शासन करता है 1414 से लेकर के 1421 तक। इसके बाद से आता है मुबारक शाह जो शासन करता है वो 1421 से लेकर 1434 तक आता है। उसके बाद से आता है मोहम्मद शाह, ये 1434 से लेकर के 1443 तक आता है। उसके बाद आता है शाह आलम जो शासन करता है वो 1443 से लेकर के
1451 तक। तो इस प्रकार अगर इनका कालक्रम व्यवस्थित करेंगे, सबसे पहले 4 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो कहाँ की जो साक्षरता दर सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो है श्रावस्ती की। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, श्रावस्ती। श्रावस्ती की जो साक्षरता दर है वो 46.7% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ग्वालियर विजय के बाद, ग्वालियर विजय 1200 ईस्वी में हुआ था। इल्तुतमिश को, किसके बारे में बात कर रहे थे? इल्तुतमिश के बारे में। इसको किस इक्ता का पहला इक्तादार बनाया गया था, जो दिल्ली सल्तनत का सबसे महत्वपूर्ण इक्ता था? देखिए, जो दिल्ली सल्तनत का सबसे महत्वपूर्ण इक्ता था वो था बदायूं, और इसी का जो सूबेदार था वो था इल्तुतमिश। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, बदायूं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से लखनऊ का कौन सा स्थान है? तो ये जन घनत्व की दृष्टि से पूछ रहा है। तो देखिए, जन घनत्व की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में पहला स्थान जो है वो है गाजियाबाद का। पहला किसका है? ध्यान रखिएगा, पहला जो है वो गाजियाबाद का है। दूसरा जो स्थान है वो है बनारस का, वाराणसी का है। और तीसरा स्थान जो है वो है लखनऊ का। और चौथे स्थान पे कौन है? चौथा स्थान जो है वो है भदोही। तो जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, लखनऊ का तीसरा स्थान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। पहला है कि 1617 ईस्वी में शाहजहां ने धूम्रपान और तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया था। देखिए, स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि शाहजहां ने प्रतिबंध नहीं लगाया था, बल्कि जो है वो जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था। तो जो 1617 ईस्वी में जहांगीर ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया था, ना कि शाहजहां ने। सेकेंड इसका ऑप्शन है कि 17वीं सदी के अंत तक तंबाकू पूरे भारत में खेती, व्यापार और उपयोग की मुख्य वस्तुओं में से एक बन गया था। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड है कि तंबाकू के पौधे को पहली बार पुर्तगालियों के माध्यम से भारत में लाया गया था। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। तंबाकू को कौन लेकर आया था? तो पुर्तगाली लोग भारत में लेकर के आए थे। इस प्रकार इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। तो सिर्फ 2 और 3 सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने 11 प्रांतों में से 6 में द्विसदनी प्रणाली की शुरुआत किया था। कौन सा प्रांत जो था जो उनमें नहीं था? तो देखिए, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था उसके तहत जो 11 प्रांत थे उसमें जो है सिर्फ 6 प्रांत में जो है वो द्विसदनी प्रणाली प्रारंभ किया गया था। वो कौन कौन से प्रांत थे? तो सबसे पहले तो था बंगाल था, फिर बम्बई था, उसके बाद से मद्रास था, फिर बिहार था, उसके बाद से असम था, असम के बाद से जो है संयुक्त प्रांत था। यहाँ पे जो है वो द्विसदनी प्रणाली थी। द्विसदनी प्रणाली मतलब विधान सभा भी था और विधान परिषद भी था। परंतु देखिए, इसमें जो ऑप्शन में दिया गया है उड़ीसा में नहीं था, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा क्वेश्चन के हिसाब से हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे पुराण दिए हुए हैं और उनका रचना स्थल दिया है कि उनके पुराणों की जो रचना कहाँ पे हुई है। तो देखिए, जो ब्रह्म पुराण है, ब्रह्म पुराण की जो रचना हुई है वो गोदावरी और उत्कल प्रदेश में हुआ है। अग्नि पुराण की जो रचना हुई है वो बंगाल में किया गया है। और वामन पुराण का जो रचना किया गया है वो कुरुक्षेत्र मंडल में किया गया है। और गरुड़ पुराण जो है वो मिथिला में किया गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो 1, 3, 2, 4 हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सी का सही जवाब। यहाँ पे सी होना चाहिए, सी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 12। उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021। ध्यान रखिएगा, 2021 के हिसाब से ये पूछ रहा है कि कितने जिलों में अति सघन वन जो है वो नहीं है। तो ये जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है 2021 के है, उसके अनुसार जो उत्तर प्रदेश के 51 जिले हैं वहां पे अति सघन वन नहीं। तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा, 51 जिलों में अति सघन वन नहीं है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। किस अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल में सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित की थी? तो कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिसमें नागरिक शक्तियां और सैन्य शक्तियां सभी उसमें निहित कर दिया गया था? तो ये किया गया था 1833 के चार्टर अधिनियम से। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, 1833 के चार्टर अधिनियम से। तो जो बंगाल का गवर्नर था, ये ध्यान रखिएगा, इसमें होता क्या है, जो बंगाल का गवर्नर था इसको जो है वो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और कौन थे जो पहले भारत के गवर्नर जनरल थे? तो वो विलियम बेंटिक थे। और विलियम बेंटिक ही ऐसे पहले गवर्नर जनरल थे जिनके तहत जो है वो नागरिक और सैन्य शक्तियां इनमें निहित कर दी गई थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ए हो जाएगा, 1833 के चार्टर एक्ट से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन है, नीचे कथन दिया हुआ है, कभी कथन है और एक कारण है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। तो अभिकथन है कि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को लागू किया गया था। देखिए, बिल्कुल सही है।
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार थे उनको 1919 में लागू किया गया था। कारण है इसका कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को ब्रिटिश सरकार द्वारा संसदीय शासन को लागू करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। देखिए बिल्कुल गलत है, संसदीय शासन को लागू नहीं किया गया था, बल्कि द्विसदनीय प्रणाली को, जो द्विसदनीय प्रणाली थी, इसको लागू करना इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का उद्देश्य था। और इससे जो है जो स्वशासन की मांग करने वाले राष्ट्रवादी लोग थे, इससे बहुत दुखी हुए थे। तो यहाँ पे आर गलत हो जाएगा, केवल अभिकथन सहित इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे कुछ कृषि डेटा दिया हुआ है जो 2022 पे आधारित है। यहाँ पे कुछ फसल दी हुई है और उनका जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उनका नाम दिया है। देखिए सुपारी में जो नंबर 1 है वो है कर्नाटक, सुपारी में नंबर 1 कर्नाटक है। अरहर दाल में जो है वो है महाराष्ट्र, और नारियल में जो नंबर 1 पे है वो है केरल, और अंडा में आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब होगा 2 1 4 3 हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा डी, इसका सही जवाब। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा विकल्प जो है सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश से कुछ ऐतिहासिक मेले दिए हैं और उनके स्थान दिया हुआ है। देखिए जो कजरी मेला लगता है वो महोबा में लगता है, बिल्कुल सही सुमेलित है। कालिंजर मेला जो है वो बांदा में लगता है, और रामनवमी मेला आगरा में लगता है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। परंतु जो तरकुलहा मेला है वो शामली में नहीं लगता है, तरकुलहा मेला जो है वो गोरखपुर में लगता है, तरकुलहा मेला जो है वो गोरखपुर में लगता है। इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, डी वाला जो है सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है, सही उत्तर का चयन करना है। देखिए जो वन संरक्षण अधिनियम आया था, तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था, इसको 2 से मैच कर देंगे। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो पास हुआ था वो 1972 में हुआ था, तो इसको 4 से मैच करेंगे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में आया था, इसको 1 से मैच करेंगे। और गैर कानूनी जो गतिविधियां रोकथाम अधिनियम था वो 1967 में आया था, इसको 3 से मैच करेंगे। तो सही जवाब हो जाएगा 2 4 1 3। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 20 का सही जवाब। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए जो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु होती है 1 अगस्त 1920 को, और जलियांवाला जो बाग हत्याकांड होता है वो 13 अप्रैल 1919 को होता है, और जो साबरमती आश्रम की स्थापना होती है ये 1916 में होता है, और स्वामी श्रद्धानंद की हत्या होती है ये 23 दिसंबर 1926 में होता है। तो इसको कालक्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले 3 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है, वातावरण में किस गैस को अवशोषित करने वाले प्राकृतिक अवशोषकों को कार्बन सिंक की संज्ञा दी जाती है। देखिए कार्बन सिंक क्या होता है ना, कि वो प्राकृतिक अवशोषक जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं, उन्हीं को जो है प्राकृतिक अवशोषक के रूप में जाना जाता है, जिनको कार्बन सिंक कहा जाता है। तो कौन सी गैस को अवशोषित कर रहे हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को कर रहे हैं, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। संपीड़ित प्राकृतिक गैस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको सीएनजी कहा जाता है से लगभग कितने प्रतिशत मीथेन होती है। तो ये जो सीएनजी गैस होती है इसमें कितने प्रतिशत मीथेन होता है, तो इसमें 80 to 90% मीथेन होता है, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। पाकिस्तान आर द पार्टीशन ऑफ इंडिया अनाहिलेशन ऑफ कास्ट, ये पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए ये जो पुस्तक है इसके जो लेखक हैं वो बी.आर. अम्बेडकर हैं, तो सही जवाब इसका सी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो वो अत्यधिक अभिक्रियाशील है, तो कौन सी धातु है जो अत्यधिक अभिक्रियाशील है, तो वो है सोडियम। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, सोडियम सबसे अधिक है। फिर सेकेंड नंबर पे आता है कैल्शियम, फिर थर्ड नंबर पे आता है मैग्नीशियम आता है, फिर फोर्थ नंबर पे आता है जो है वो एल्यूमिनियम। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है, बृहद जल विद्युत परियोजनाएं सामान्यतः कितने मेगावाट से अधिक की होती हैं। देखिए जो बृहद जल विद्युत परियोजनाएं होती हैं वो 25 मेगावाट से ऊपर की परियोजनाएं होती हैं, तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। 25 मेगावाट से जो ऊपर की परियोजनाएं होती हैं उनको बृहद जल विद्युत परियोजनाएं कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अर्का मृदुला निम्न में से किस एक फसल की प्रसिद्ध किस्म है। तो अर्का मृदुला जो है ये कौन से फसल की एक प्रसिद्ध किस्म है, तो ये है अमरूद की, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अमरूद की जो है अर्का मृदुला फसल का नाम है, किस्म का नाम है उसके। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो पीएसयू का जो फुल फॉर्म होता है वो पावर सप्लाई यूनिट होता है, बिल्कुल सही सुमेलित है।
सीआरटी का जो फुल फॉर्म होता है वो कैथोड रे टर्मिनल नहीं होता है, ध्यान रखिए, कैथोड रे टर्मिनल नहीं होता है, कैथोड रे ट्यूब होता है। इस वजह से इसका बी सही जवाब होगा, बी वाला जो है वो सही सुमेलित नहीं है। और एसएटीए का जो फुल फॉर्म होता है वो सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है। और पीएनजी का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ये सभी सुमेलित हैं, परंतु ये जो सीआरटी ये सुमेलित नहीं था। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। नवंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पार्टियों का कॉन्फ्रेंस, जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है, COP 27 की जो मेजबानी है 2022 में किसके द्वारा किया गया है? देखिए जो COP 2027 की मेजबानी है इसको किया है मिस्र ने, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, इसको जो है मिस्र के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है। नीचे दो कथन दिए हैं, एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। अभिकथन है इसका कि 1867 में महादेव गोविंद रनाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया था। देखिए पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे ने किया था, परंतु वो 1867 में नहीं किया था, बल्कि वो 1870 में किया था। ये ध्यान रखिएगा, 1870 में जो एमजी रनाडे हैं इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया था। और ब्रिटिश सरकार तथा जनता के समक्ष पारदर्शिता प्रस्तुत करने हेतु महादेव गोविंद रनाडे एक मंच स्थापित करना चाहते थे। ये बिल्कुल सही है, इनका ये उद्देश्य था कि एक ऐसा मंच बनाया जाए जो ब्रिटिश सरकार है और जनता के समक्ष एक पारदर्शिता होकर के वहां पे काम किया जा सके। तो आर सही है इसका, परंतु ए गलत है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही नहीं है, यहाँ पे बताना है कौन सा विकल्प जो है वो गलत है। तो केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान, देखिए जो केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान है ये लखनऊ में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो जो पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है वो बरेली में है। और भारतीय बीज विज्ञान संस्थान जो है वो मऊ में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, देखिए जो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान है वो झांसी में नहीं है, बल्कि लखनऊ में है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से वो डी हो जाएगा, डी वाला जो है सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस मुगल शासकों ने भू राजस्व की जो दर है उसको 50% ही रखा था? देखिए जो भू राजस्व था, भू राजस्व जो उपज का ये लोग लगान लेते थे, उपज का 50% ये लोग टैक्स के रूप में ले लेते थे। तो ऐसा शासक जो था वो एक तो अलाउद्दीन खिलजी था और दूसरा था मोहम्मद बिन तुगलक। तो 2 और 3 इसके सही जवाब है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, इसका सही जवाब। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, भारत आने के बाद डचों ने 1605 में किस राज्य के मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? देखिए जो डच जो है वो 1605 में मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित करते हैं, और ये मसूलीपट्टनम किस राज्य में था? तो ये आंध्र प्रदेश में था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, लोक कढ़ाई का निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक रूप भारत के एक उत्तर पूर्वी राज्य में प्रचलित है? तो कौन सा ऐसा कढ़ाई का रूप है जो उत्तर पूर्वी राज्य में प्रचलित था? देखिए जो फुलकारी है, फुलकारी जो है ये पंजाब राज्य में प्रचलित है। और शामी लामी जो है ये मणिपुर राज्य में है। और कारचोबी जो है वो राजस्थान में है। और कसूती जो है ये कर्नाटक में है। तो नॉर्थ ईस्ट में तो मणिपुर ही है, तो सही जवाब इसका बी हो जाएगा, शामी लामी जो है वो मणिपुर यानी उत्तर पूर्वी राज्य में एक प्रचलित लोक कढ़ाई है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन है, सौगौरा ताम्रपत्र अभिलेख के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? देखिए जो सौगौरा ताम्रपत्र अभिलेख है, पहला इसमें स्टेटमेंट है कि यह अभिलेख गुप्त काल से संबंधित है जो अकाल प्रयासों का वर्णन करता है। देखिए ये गलत स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि जो सौगौरा ताम्रपत्र अभिलेख है ना ये गुप्त काल से संबंधित नहीं है, बल्कि ये मौर्य साम्राज्य से संबंधित है, ये मौर्य काल से संबंधित है। और इसमें जो है वो अकाल राहत प्रयासों का वर्णन किया गया, ये बात तो सही है, परंतु ये गुप्त काल से नहीं है, ये मौर्य काल से संबंधित है। और यह अभिलेख उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। ये बिल्कुल सही है, ये जो अभिलेख है ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के सौगौरा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। तो सेकंड सही है, फर्स्ट गलत हो गया, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो बी हो जाएगा, केवल 2 जो है वो सही है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, अपिक्को शब्द चिपको का पर्यायवाची ये किस भाषा से लिया गया है? जो चिपको आंदोलन का पर्यायवाची है वो अपिक्को है, और ये कौन से भाषा से संबंधित है? तो ये जो है कन्नड़ का संबंधित है, इसका सही जवाब ये हो जाएगा, कन्नड़ भाषा से संबंधित है। ये जो आंदोलन है अपिक्को आंदोलन, ये जो कर्नाटक है वहां पे प्रारंभ किया गया था। और ये आंदोलन प्रारंभकर्ता जो थे, जिन्होंने नेतृत्व किया था इस आंदोलन का, वो किया था पांडुरंग हेगड़े ने। पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में इसको प्रारंभ किया गया था, और ये जो चिपको आंदोलन था उसी के तर्ज पे इसको प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन है कि 2018 में शुरू की गई संपन्न योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो संपन्न योजना है 2018 में प्रारंभ किया गया था, ये जो है बनारस में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। और ये पेंशन के लेखा और प्रबंधन के लिए एक प्रणाली है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो पेंशन की एक लेखा प्रणाली है और उसी का नाम संपन्न है।
इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो दूरसंचार विभाग के जो पेंशन धारक थे उनको पेंशन जो है वो समयबद्ध में वितरण हो सके, ये करने के लिए जो है ये संपन्न योजना प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन में तो कोई भी सही जवाब नहीं है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, इसको प्रारंभ जो हुआ था वो पेंशन के लेखा और प्रबंधन के लिए एक प्रणाली संपन्न जिसका नाम है, इस योजना का प्रारंभ किया गया था और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो दूरसंचार विभाग के पेंशन धारकों को समयबद्ध वितरण में मदद करना था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल पर ब्रिटिश विजय से पहले एशिया से ब्रिटिश आयात में लगभग कितने प्रतिशत की वस्तुएं बंगाल की होती थी। तो जब तक जो है वो ब्रिटिश विजय नहीं हुआ था बंगाल पे, तब तक जो है वो एशिया में बंगाल कितनी वस्तुओं का निर्यात कर देता था, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो टोटल जो है वो 60% वस्तु जो है बंगाल से जाती थी। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो 1 मई 2016 को प्रारंभ किया गया था, इसमें उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले से इसको प्रारंभ किया गया था। देखिए, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है जिसको 1 मई 2016 से प्रारंभ किया गया था और इसको प्रारंभ किया गया उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, बलिया जिले से। इस योजना में होता क्या है कि जो बीपीएल परिवार होते हैं, जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन के जो नीचे परिवार होते हैं, उनको जो एलपीजी गैस होती है उस पे 1600 रुपए की इनको वित्तीय सहायता दिया जाता है। एलपीजी जो गैस है उस पे इनको वित्तीय सहायता दिया जाता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, सासाकावा पुरस्कार किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा दिया जाता है। देखिए, जो सासाकावा पुरस्कार होता है ना, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है और इसमें जो है वो पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो योगदान देता है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो चाहे कोई संस्था हो, उसको ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा इसका ये पुरस्कार दिया जाता है। और भारत में ये पुरस्कार किसको मिला है, तो 1994 में एम एस स्वामीनाथन को जो है ये पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में जारी एक अध्यादेश के द्वारा किस शहर में स्थित राज्य विश्वविद्यालय का नाम बदलकर महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो देखिए, ये जो महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय नाम किया गया है, इसको किया है जो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है, अमित शाह जी हैं। उन्होंने जो है वो 13 नवंबर 2021 को आजमगढ़ का एक स्टेट यूनिवर्सिटी था, वहां पे आधारशिला करते हैं और उसका नाम महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय रखते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आजमगढ़ में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल के निम्नलिखित शासकों में से किसने बंगाल के क्षेत्र पर सबसे कम समय तक शासन किया था। तो कौन सा ऐसा शासन था जो सबसे कम समय तक बंगाल पे शासन किया था। देखिए, जो मुर्शिद कुली खां है, मुर्शिद कुली खां 1700 में आते हैं शासन करने के लिए और ये बंगाल के दीवान बने थे और ये जो शासन करते हैं ये 1727 तक करते हैं, 1727 तक करते हैं, अर्थात टोटल ये 27 साल शासन करते हैं। उनके बाद आते हैं उनके दामाद सुजाउद्दीन जो शासन करते हैं वो 1739 तक करते हैं, अर्थात ये 12 साल तक करते हैं। उनके बाद से आते हैं फिर से जो है इनका जो मुर्शिद कुली खां का एक अच्छम पुत्र था सरफराज खां, यही फिर ये 1 वर्ष के लिए शासन करता है। ये 1739 से लेकर के 1740 तक शासन करता है, अर्थात ये 1 वर्ष तक शासन करता है। उसके बाद से वापस फिर आते हैं, इनकी हत्या कर देते हैं अलीवर्दी खान और फिर अलीवर्दी खान राजा बन जाता है और ये शासन करता है 1756 तक। तो जो सबसे कम जो शासन किए हैं वो सरफराज खान किए हैं, इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है, लिथोट्रिप्सी एक ऐसी प्रक्रिया है जो शरीर के किस हिस्से में बनी पथरी को तोड़ने के लिए शॉक वेव्स का प्रयोग करती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लिथोट्रिप्सी क्या है। तो लिथोट्रिप्सी एक प्रक्रिया है, इसमें क्या होता है कि जो शरीर में एक हिस्सा होता है जहाँ पे पथरी को तोड़ने का काम किया जाता है और पथरी जो तोड़ा जाता है वो शॉक वेव्स के द्वारा उसको तोड़ा जाता है। तो ये जो लिथोट्रिप्सी है ये प्रयोग किया जाता है किडनी और जो हमारा यूरेटर है वहां के हिस्से में जो भी पथरी बनती है उसको तोड़ने के लिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1956 में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ट्रॉपिकल इकोलॉजी की स्थापना किया था। तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ट्रॉपिकल इकोलॉजी की स्थापना 1956 में किया था डॉक्टर रामदेव मिश्रा ने किया था और ये रामदेव मिश्रा को ही भारत में जो है पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। तो जो पारिस्थितिकी का जो जनक माना जाता है ये रामदेव मिश्रा को माना जाता है
भारत। तो ऑप्शन में तो नहीं दिया है, इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है, अलीनगर की संधि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। देखिए, जो अलीनगर की संधि है, इसमें पहला स्टेटमेंट है कि प्लासी की लड़ाई से पहले फरवरी 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो अलीनगर की संधि हुई थी, उस समय जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, इनके मध्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था। सेकेंड है इसमें कि इस संधि में अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल चार्ल्स वाटसन ने किया था। तो ये भी बिल्कुल सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन है, मिश्र धातु में यदि कोई एक धातु है तो मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है। तो अमलगम जो होता है वो कोई भी अगर मिश्र धातु है और उसमें एक धातु जो है अगर वो पारा है, पारा को मिला दिया जाता है तो वो अमलगम कहलाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, पारा। डी नहीं, यहाँ पे सी होना चाहिए, पारा हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कार्बन स्टॉक के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है वो पहले स्थान पे है। तो कौन सा स्थान है जिसमें जो है फर्स्ट नंबर पे है कार्बन स्टॉक, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। का सही जवाब डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। देखिए, जो भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 है, इसके तहत जो पहला यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है कि प्रारंभ में प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती के लिए आयु जो है वो 23 वर्ष थी। तो ये बिल्कुल सही है। 1861 आने से पहले जो सिविल सेवा के लिए उम्र होती थी वो 23 वर्ष होती थी, और 1860 में जो प्रशासनिक सेवा में भर्ती के लिए आयु को घटा करके 22 वर्ष कर दिया गया था। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों करेक्ट है। और जब ये 1861 का भारतीय सिविल सेवा अधिनियम आता है, इसके तहत जो है वो 1863 में परीक्षा आयोजित की जाती है, और इसमें जो सफलता पाने वाले जो पहले भारतीय होते हैं, जो पहले इंडियन होते हैं, वो होते हैं सत्येंद्रनाथ टैगोर होते हैं, जो इंडियन सिविल सर्विस में सफलता पाने वाले पहले भारतीय का गौरव इनको प्राप्त है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद जीएसटी से संबंधित प्रावधानों के बारे में देखना है। अगर प्रावधानों में संशोधन कोई भी करना अगर जीएसटी में, तो कैसे होगा। देखिए, इसके लिए क्या होगा कि संसद के विशेष बहुमत और राज्यों को स्वीकृति से ही ये चेंज होगा। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान जो है वो कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये है देहरादून उत्तराखंड में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ईंधन जो है वो धनबाद झारखंड में है। और भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान कहाँ पे है, तो ये है कोलकाता। ध्यान रखिएगा, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये है कानपुर उत्तर प्रदेश में। तो क्वेश्चन के साथ जो सही जवाब होगा वो सी होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 1942 में चित्तू पांडे ने संयुक्त प्रांत के किस स्थान के सभी 10 पुलिस थानों पर कब्जा कर लिया था और एक समानांतर सरकार की स्थापना किया था। देखिए, जो चित्तू पांडे ये स्वयं एक गांधीवादी अपने आप को कहा करते थे, और इन्होंने जो है वो 1942 में संयुक्त प्रांत में जो एक बलिया नामक जगह है, वहाँ के 10 जो पुलिस स्टेशन थे वहाँ पे कब्जा कर लेते हैं और एक समानांतर सरकार की स्थापना करते हैं। तो सही जवाब इसका हो जाएगा बलिया में उन्होंने जो है वो समानांतर सरकार की स्थापना किया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे लेखक है, उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें दी हुई हैं। तो धनपाल जो लेखक हैं, इनकी पुस्तक का नाम है तिलक मंजरी, तो इनकी बुक का नाम तिलक मंजरी है। सर्वसेन जो लेखक हैं, इनकी बुक का नाम है हरि विजय, तो सर्वसेन ने हरि विजय का रचना किया है। मयूर जो है उन्होंने सूर्य शतक का रचना किया है, और पतंजलि जो है वो महानंद की रचना किए हैं। तो इसका सही जवाब 2 4 1 3 हो जाएगा, तो सही जवाब इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, आमिर खुसरो के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो आमिर खुसरो की बात किया जा रहा है। पहला है कि सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को राजकवि का पद दिया था। तो बिल्कुल सही है, जो अलाउद्दीन खिलजी था उसी के समय जो अमीर खुसरो है उनको राजकवि का पद प्राप्त हुआ था। और अमीर खुसरो ने फारसी की एक नई शैली विकसित की थी, जिसको सबक ए हिंदी या भारत की शैली कहा जाता था। ये देखिए बिल्कुल सही है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, किस वर्ष अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया था। तो ये जो चेंजिंग किया गया था, ये किया गया था
1976 में, तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से किसे आंध्र डेल्टा क्षेत्र में असहयोग आंदोलन चलाने का श्रेय नहीं दिया जाता है? देखिए, जो आंध्र डेल्टा क्षेत्र था वहां पे जो असहयोग आंदोलन चलाने का श्रेय दिया जाता है वो कोंडा वेंकटापाया को दिया जाता है, और ए कालेश्वरम राव को दिया जाता है, और पट्टाभिसीता रमैया को दिया जाता है, और टी प्रकाशम को दिया जाता है। तो ये 3 है, इसके साथ एक और है, उनका नाम है पट्टाभिसीता रमैया। इन 4 लोगों को श्रेय दिया जाता है, परंतु सिंगार वेलू चेट्टियार को नहीं दिया जाता, इसलिए इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कुछ भौगोलिक संकेतक जिनको जीआई टैग दिया गया है और वो किस राज्य से संबंधित हैं। तो जो पिछवई पेंटिंग्स जो है वो राजस्थान का है, बिल्कुल सही है। तेलिया रुमाल तेलंगाना का है, और तांगलिया शॉल जो है वो कर्नाटक का नहीं है, ध्यान रखिएगा, वो गुजरात का है। तो सही जवाब तो इसका सी हो जाएगा, तांगलिया शाल कर्नाटक का नहीं, गुजरात का है। और नेक्स्ट देख लेते हैं कोटपाड़ा हैंडलूम फैब्रिक। तो कोटपाड़ा हैंडलूम फैब्रिक जो है ये उड़ीसा का है, बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के आधार पे देखना है। तो यहाँ पे मैंग्रोव क्षेत्र वृद्धि वाले राज्य दिए हैं, कहाँ पे कितनी वृद्धि हुई है। तो देखिए, उड़ीसा में 8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, महाराष्ट्र में 4 की हुई है, कर्नाटक में 3 हुई है, तीनों ही सही सुमेलित है, इसका सही जवाब डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भू राजस्व मापने की प्रणाली मसाहत को नहीं अपनाया था? ध्यान रखिएगा, मसाहत को नहीं अपनाया था। तो मसाहत क्या था? तो ये पैमाइश के आधार पर भू राजस्व के बंदोबस्त करने की एक प्रणाली थी, और इसको अपनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने और सिकंदर लोदी ने। तीनों ने ही अपनाया था, इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, अर्थात इन तीनों ने क्या किया था? इसको अपनाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। फरवरी 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भेजने की घोषणा किया था। निम्नलिखित में से किस वायसराय को उन तीनों के साथ जो है भारत भेजा गया था? तो देखिए, इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इन जो 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भारत आया था, इसके साथ कोई वायसराय भारत नहीं भेजा गया था। इसमें जो है वो 3 सदस्य था, इसमें 3 लोग थे। पहला जो थे उनका नाम था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो जो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, और जो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे ये भारत के जो है वो राज्य सचिव थे। इसके अलावा सेकंड जो थे वो सर स्टोफोर्ड क्रिप्स थे, और ये क्रिप्स जो थे ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, ये व्यापार जो है बोर्ड के अध्यक्ष थे। और थर्ड थे एवी अलेक्जेंडर, और एवी अलेक्जेंडर जो थे ये नौवहन विभाग था उसके, ये नौसेना मंत्री थे। तो इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से मुक्त होकर पौधों और मिट्टी में संग्रहित होने वाले कार्बन को क्या कहते हैं? जो प्राकृतिक जो प्रकाश संश्लेषण होता है, इस प्रक्रिया के माध्यम से जो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होकर पौधों और मिट्टी में संग्रहित होती है उसको ग्रीन कार्बन कहा जाता है। इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, ग्रीन कार्बन। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है? तो यहाँ पे कुछ रिट्स दी हुई हैं, उनके नाम दिए हुए हैं। देखिए, जो परमा देश है जिसको मैंडमस कहा जाता है, ये तो इंग्लिश से लिया गया है, ये तो लैटिन शब्द नहीं है, और इसका जो अर्थ होता है वो होता है हम आदेश देते हैं। और हैबियस कॉर्पस जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है, इसी को जो है वो लैटिन शब्द से लिया गया है, ये लैटिन भाषा से लिया गया है इसको, और इसका जो अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाए, अर्थात जो भी व्यक्ति को अपनी हिरासत में रखा है उसको सशरीर प्रस्तुत किया जाए। तो जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने कब स्पष्ट किया था कि भारत की संविधान सभा द्वारा बनाया गया कोई भी संविधान देश के उन हिस्सों पर लागू नहीं हो सकता जो इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे? जो संविधान सभा गठित की गई थी 1946 में, इसके द्वारा अगर कोई भी कानून बनाया जाएगा वो उन हिस्सों पे लागू नहीं हो सकता जो इस संविधान सभा को नहीं मानते हैं, जो भारत का हिस्सा नहीं होना चाहते। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था 3 जून 1947 को, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। किस शासक के संरक्षण में आयोजित तीसरी बौद्ध परिषद में अभिधम पिटक का संकलन किया गया था? देखिए, जो बौद्ध परिषद हुआ था, टोटल 4 बौद्ध परिषद होता है। जो पहला बौद्ध परिषद होता है, इस समय जो शासक होता है, जिसके शासन काल में होता है, वो शासक होता है अजातशत्रु। ये ध्यान रखिएगा, ये अजातशत्रु के शासन काल में होता है, और इस समय जो इनकी अध्यक्षता किए थे वो महाकश्यप ने किया था। और यहाँ पे क्या होता है कि शुद्ध पिटक और विनय पिटक का जो है वो संकलन किया जाता है। जो सेकंड होता है वैशाली में, और सेकंड वैशाली में होता है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो सबकामी होते हैं,
और राजा जो था वो था काला शोक। काला शोक के शासनकाल में इसको किया जाता है। थर्ड जो होता है वो पाटलिपुत्र में होता है, पाटलिपुत्र में होता है और उस समय जो राजा होता है वो अशोक होता है, अशोक के शासनकाल में होता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं मोगलीपुत्र। तो मोगलीपुत्र इसकी अध्यक्षता करते हैं और यही मोगलीपुत्र जो है वो अभिधम पिटक का संकलन करते हैं और क्वेश्चन में यही पूछा भी गया है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अशोक के समय में होता है, राजा अशोक होता है, अध्यक्ष होते हैं उसके मोगलीपुत्र और स्थान होता है पाटलिपुत्र और वहां पे जो है अभिधम पिटक का संकलन किया जाता है। जो फोर्थ संयुति होती है, जो फोर्थ परिषद होता है बौद्ध परिषद, वो होता है कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में। और इस समय जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे और जो उपाध्यक्ष थे वो अश्वघोष थे और उसमें जो राजा होता है वो कनिष्क के समय में होता है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि यहाँ पे जो बौद्ध धर्म होता है वो दो भागों में बढ़ जाता है, एक में हीनयान और एक में महायान। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन है, किस संशोधन अधिनियम के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो जो प्रारंभिक शिक्षा थी उसको मौलिक अधिकार बनाया गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। इसके तहत जो होता है वो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 ए जोड़ा जाता है और इसके तहत कहा जाता है कि राज्य जो है वो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, उत्तर प्रदेश की कौन सी प्रमुख हस्ती एक प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय सरोद वादक है? तो देखिए जो विष्णु नारायण भारत खंडे हैं, विष्णु नारायण भारत खंडे ये शास्त्रीय गायक हैं, ये शास्त्रीय गायक हैं। और कंठे महाराज जो हैं ये तबला बजाते हैं, ये तबला वादक हैं। और पंडित विकास महाराज जो हैं यही अंतरराष्ट्रीय सरोद वादक हैं। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। और श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी जो हैं ये भी जो है वो शास्त्रीय जो संगीत है उसकी गायिका हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, भारत में चांडालों, कौड़ियों और निःशुल्क चिकित्सालयों का विस्तृत उल्लेख करने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? तो कौन सा ऐसा यात्री है, विदेशी यात्री, जिसने चांडालों, कौड़ियों और जो निःशुल्क चिकित्सालय हैं उसके बारे में विस्तृत उल्लेख किया है? तो वो किया है फाहियान ने। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, फाहियान। फाहियान देखिए भारत में कब आया था? तो जब गुप्तों का शासन था उस समय आया था और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में आया था और ये 6 वर्ष तक जो है वो भारत में रहा था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, लोथू बोमलता एक है। तो जो लोथू बोमलता है ये आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय छाया रंगमंच है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इसका सही जवाब। एक प्रकार का छाया रंगमंच है और कहाँ पे है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय आता है उसको देख लेते हैं। कृषि, देखिए कृषि जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। कृषि जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा, वन और अपराध प्रक्रिया, ये तीनों जो है वो आते हैं समवर्ती सूची के तहत। वो तीनों जो है वो समवर्ती सूची के तहत आते हैं, जिसपे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बनाने का अधिकार रखती हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 फरवरी 2015 को किस राज्य से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरुआत किया गया था? देखिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रारंभ किया गया था राजस्थान के सूरतगढ़ से। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, इसका सही जवाब, राजस्थान से। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे एक जिला एक उत्पाद दिया है, उत्तर प्रदेश का है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो देखिए मैनपुरी में क्या होता है? तो मैनपुरी में तारकशी कला के लिए प्रसिद्ध है, मथुरा में सैनिटरी फिटिंग होती है और रायबरेली में काष्ठ कला और फर्रुखाबाद में वस्त्र छपाई। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1 3 2 4 हो जाएगा, सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में इसको प्रारंभ किया गया है? देखिए अभी 27 अप्रैल 2022 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री और डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के अध्यक्ष जो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं उन्होंने, और उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, इन्होंने बनारस में जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है वहां पे डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, बनारस। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, वर्ष 2010 में किस देश में आयोजित किए गए बाघ सम्मेलन के दौरान प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का निर्णय लिया जाता है? देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है और ये मनाने का निर्णय लिया गया था 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित किए गए बाघ सम्मेलन के दौरान। तो सही जवाब इसका डी हो जाएगा, रूस में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, रक्त कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो देखिए जो ब्लड कैंसर होता है इसके इलाज में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, नीचे दिए गए कथन पर विचार करना है और उसमें से जो है सही कथन का चयन करना है। तो इस विधि से खतरनाक और रेडियोधर्मी कचरे का निपटान किया जाता है जिसमें कचरा पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है।
तो ये जो विधि है इसको कहते हैं प्लाज्मा आर्क। इसका सही जवाब ये हो जाएगा प्लाज्मा आर्क। इसमें क्या होता है कि जो भी खतरनाक और रेडियोधर्मी कचरे होते हैं उनका निपटान किया जाता है, जिससे कचरा पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। और ये जो है ये कम प्रदूषणकारी प्रक्रिया है जिसमें नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड नहीं बनते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से दक्षिण भारत की महापाषाणकालीन समाधियों का उत्खनन का श्रेय दिया जाता है? जो दक्षिण भारत की महापाषाणकालीन समाधियों का उत्खनन करवाया था वो कर्नल फिलिप मेडोज टेलर ने करवाया था, जिसको इनका जो पूरा नाम है वो है कर्नल फिलिप मेडोज टेलर, कर्नल PM टेलर। सही जवाब इसका सी हो जाए, डी हो जाएगा। ये डी क्यों लिख रहे हैं भाई, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल वनावरण इसके भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये जो वनावरण है ये टोटल इसके भौगोलिक क्षेत्रफल का 64.66% है नॉर्थ ईस्ट एरिया में। तो इसको राउंड फिगर करके 65% मानेंगे, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से किसने कविता और शुद्ध कविता नामक पुस्तक लिखी है? तो कविता और जो शुद्ध कविता पुस्तक है इसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो सही सुमेलित नहीं है? हिंदी साहित्य के प्रमुख व्यक्तित्व दिए हैं और उनका जन्म कहाँ पे हुआ है ये दिया हुआ है। तो प्रताप नारायण मिश्र का जन्म जो है वो बैजे गांव उन्नाव में हुआ है, बिल्कुल सही सुमेलित है। पंडित राहुल सांकृत्यायन जो है इनका जन्म प्रयागराज में नहीं हुआ है, ये गलत है। इनका जन्म जो है वो आजमगढ़ जिले में हुआ है। तो इनका जन्म जो हुआ है वो आजमगढ़ जिले में हुआ है। तो सही जवाब सी हो जाएगा। सी वाला जो है सही सुमेलित नहीं है। जयशंकर प्रसाद का जन्म बनारस में हुआ है, बिल्कुल सही है। और बृंदालाल वर्मा का जो जन्म है वो झांसी में हुआ है, बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। अवध का नागरिक विद्रोह उत्तर प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र में 1799 में वजीर अली खां के नेतृत्व में हुआ था? देखिए, जो अवध का नागरिक विद्रोह हुआ था ये बनारस में हुआ था, जिस अवध का नागरिक विद्रोह की संज्ञा दिया जाता है। और ये उस समय जो वहां का नवाब था अवध का वो वजीर अली खां था, और ये हुआ था पूर्वी क्षेत्र में। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, पूर्वी क्षेत्र में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्रशिक्षु को औसत कितने रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है? तो टोटल जो है प्रत्येक प्रशिक्षु को जो औसतन दिया जाएगा वो 8,000 रुपए दिया जाएगा। इसका सही जवाब ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ब्रिटिश संविधान से हमने क्या लिया है? तो एकल नागरिकता ग्रहण किया है। अमेरिकी संविधान से हमने क्या लिया है? तो मौलिक अधिकार लिया है। ऑस्ट्रेलियाई संविधान से क्या लिया है? तो संवर्ती सूची लिया है। और रूसी संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया है। तो 2, 1, 4, 3 इसका सही जवाब होगा। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण को कम करने की एक तकनीकी है? देखिए, जो ग्रीन मफलर है ये अत्यधिक आबादी वाले क्षेत्रों में शोर वाले जो स्थान होते हैं वहां पे पौधों का एक 4 से 6 जो पौधों की 4 से 6 पंक्तियां होती हैं उनको लगाया जाता है, जिससे जो ध्वनि प्रदूषण है उनको कम किया जा सके। तो ये किससे संबंधित है? तो शोर से संबंधित है, का सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। उत्तर प्रदेश का एक जिला जो छत्तीसगढ़ राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा करता है उसका नाम बताना है। देखिए, जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के जो नॉर्थ में सीमा लगती है, उत्तरी सीमा जो है वो है सहारनपुर जिला है, और इसकी सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश से। उसके बाद से आता है दक्षिणी जिला है सोनभद्र, इसकी सीमा लगती है छत्तीसगढ़ से। उसके बाद से आता है इसका पूर्वी जिला, तो पूर्वी जिला है इसका बलिया, और बलिया की जो सीमा लगती है वो बिहार से लगती है। और इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी जो जिला है वो है शामली है, और जो शामली की सीमा लगती है वो हरियाणा से लगती है। तो क्वेश्चन ने पूछा है छत्तीसगढ़ से किसकी सीमा लग रही है? तो ध्यान रखिएगा सोनभद्र की सीमा लग रही है, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर 81। सैल्मोनेला बेसिलाई नामक जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, ये किसका कारक है? तो ये देखिए, जो भोजन के जो विषाक्तता हो जाता है, जो फूड पॉइजनिंग होती है उसके लिए जिम्मेदार है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, भोजन की विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग के लिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही नहीं है? तो देखते हैं कौन सा विकल्प जो है वो सही नहीं है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का प्रारंभ 2015 में किया गया था। नमामि गंगे कार्यक्रम का प्रारंभ 2015 में नहीं किया गया था, 2014 में किया गया था। अटल पेंशन योजना 2015 में प्रारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 में। तो जो क्वेश्चन के हिसाब से सही जवाब होगा वो बी का हो जाएगा, नमामि गंगे कार्यक्रम 2015 में नहीं बल्कि 2014 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। संविधान सभा की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख समितियों की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था? देखिए, संघ समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया है, और जो संघीय समिति है इसकी भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया है। जो प्रांतीय समिति है इसकी अध्यक्षता जो किए हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है, और जो प्रारूप समिति है इसके जो अध्यक्षता किए हैं वो BR अम्बेडकर ने किया है। तो सिर्फ 1 और 2 सही होगा, तो सही जवाब इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन सी दवा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी
डिसऑर्डर के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? तो देखिए जो एम्फीटेमिन जो दवा है, इसका प्रयोग अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। संस्कृत शास्त्रीय ग्रंथ रास तरंगिणी में निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख है? देखिए जो रास तरंगिणी है, इसकी रचना कल्हड़ ने किया है और इससे जो है वो कश्मीर राज्य की जानकारी हमें प्राप्त होती है। कश्मीर राज्य के जो इतिहास है उसकी जानकारी मिलती है हमें। तो यहाँ पे जो रास तरंगिणी में जो जिसका वर्णन किया गया, जिसका उल्लेख मिलता है, वो है मामलेश्वर शिव मंदिर का। सही जवाब इसका बी हो जाएगा, मामलेश्वर शिव मंदिर। ये जो मंदिर है ये जम्मू एंड कश्मीर के जो पहलगाम है वहां पे स्थित है ये मंदिर, और ये मंदिर जो है वो 400 ईस्वी के आसपास इसको निर्मित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। प्रसिद्ध लोक नृत्य छऊ, छऊ की सरायकेला शैली किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ए हो जाएगा। सरायकेला शैली जो छऊ की है वो झारखंड राज्य में प्रचलित है। छऊ जो है ये एक मुखौटा नृत्य है, ये ध्यान रखिएगा। छऊ जो है एक मुखौटा नृत्य है और ये 3 राज्यों में प्रचलित है। इसकी मतलब 3 शैलियां प्रचलित हैं। जो झारखंड में है उसको सरायकेला शैली कहा जाता है, और जो पश्चिम बंगाल में है उसको पुरुलिया छऊ कहा जाता है, और जो उड़ीसा राज्य में है इसको मयूरभंज छऊ कहा जाता है। मयूरभंज छऊ कहा जाता है। इसमें जो मयूरभंज छऊ है ये लोग जो है ये मुखौटा नहीं पहनते हैं, ध्यान रखिएगा, ये लोग जो है मुखौटा नहीं पहनते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। संकटग्रस्त जीव जंतुओं के लिए रेड डाटा बुक किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो देखिए जो रेड डाटा बुक जारी किया जाता है ये संकटग्रस्त जीव जंतुओं के लिए जारी किया जाता है, और इसका जो जारी करता है वो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से किस रोग के निदान के लिए मंटॉक्स परीक्षण किया जाता है? देखिए जो मंटॉक्स परीक्षण किया जाता है ये ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के लिए किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, तपेदिक के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। पुलकेशिन द्वितीय का जो एहोल अभिलेख है ये किस भाषा में लिखा गया है? तो जो एहोल अभिलेख है ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, और ये प्राप्त जो हुआ है ये कर्नाटक के बीजापुर से प्राप्त हुआ है, कर्नाटक के बीजापुर से। और ये जो भाषा है इस अभिलेख की वो है संस्कृत भाषा। इसका सही जवाब डी हो जाएगा, संस्कृत भाषा में है, और इसकी जो लिपि है, लिपि जो है वो दक्षिणी ब्राह्मी लिपि है। जो दक्षिणी ब्राह्मी लिपि है इस भाषा में है, और इसके जो अभिलेख को जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो जो इसके लेखक हैं वो हैं रवि कीर्ति। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन। मानसून सत्र की अवधि होती है। देखिए राष्ट्रपति क्या करता है ना, समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन के लिए बैठक बुलाता है, और ये बैठक जो है वो 1 वर्ष में 3 बैठक का आयोजन किया जाता है। इस 3 बैठक में जो 3 सत्र होते हैं, एक को तो बजट सत्र कहा जाता है, एक को बजट सत्र कहा जाता है। तो जो बजट सत्र होता है ये फरवरी से लेकर के मई के बीच में होता है। उसके बाद से मानसून सत्र होता है। तो जो मानसून सत्र होता है वो जुलाई से लेकर के सितंबर के बीच में होता है। उसके बाद से शीतकालीन सत्र होता है। तो जो शीतकालीन सत्र होता है वो नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच में होता है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है कोई भी, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि मानसून सत्र की जो अवधि है वो जुलाई से लेकर के सितंबर के बीच होती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 3% है? तो जो उत्तर प्रदेश राज्य में जो 3% क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं वो हैं इसके खुले वन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, खुले वन पाए जाएंगे। जो अति सघन वन है ये 1.09% में पाए जाते हैं, और जो मध्यम सघन वन है ये 1.67% में पाए जाते हैं, और झाड़ियां जो है वो 0.23% में पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी डेटा 2022 के अनुसार किस राज्य में अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्त करने की स्थापित क्षमता सबसे अधिक है? तो जो अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्त करने की जो सबसे अधिक क्षमता है वो है दिल्ली की। इसका सही जवाब तो इसमें नहीं दिया है, लेकिन फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो देखिए फर्स्ट नंबर पे दिल्ली है। सेकंड पे कौन है? तो सेकंड में आंध्र प्रदेश है, ध्यान रखिएगा, सेकंड पे जो है वो आंध्र प्रदेश है। थर्ड में कौन है? तो थर्ड में तेलंगाना है, और फोर्थ नंबर पे जो है वो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन है, नवीनतम कृषि डेटा 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है कि भारत में मछली के अंतर्देशीय उत्पादन और समुद्री उत्पादन दोनों के मामले में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर, ये बिल्कुल सही है। सेकंड है कि भारत में मछली के अंतर्देशीय उत्पादन के मामले में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे, नहीं गलत है, अभी हमने देखा आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है। और थर्ड है भारत में मछली के समुद्री उत्पादन के मामले में गुजरात पहले स्थान पे है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 20 का सही जवाब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। नवीनतम खनिज डेटा 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देश दिया है और कोयले का भंडार दिया है, उनकी रैंक दिया हुआ है।
तो यूएसए जो है वो पहले नंबर पे बिल्कुल सही है, रूस जो है सेकंड पे बिल्कुल सही सुमेलित है, और ऑस्ट्रेलिया जो है तीसरे नंबर पे बिल्कुल सही सुमेलित है। भारत जो है वो चौथे पे नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। भारत जो है वो 5वें नंबर पे है। 4th नंबर पे जो है वो है चाइना। तो जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इसका सही जवाब। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 2022 में उपयोगिताओं के अनुसार बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता सबसे अधिक रही है? तो ये जो नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी डेटा 2022 के अनुसार इस आधार पे बताना है, तो इसमें जो सबसे अधिक क्षमता रही है वो पश्चिमी क्षेत्र की रही है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। सबसे अधिक क्षमता पश्चिमी क्षेत्र की रही है, उसके बाद दक्षिणी क्षेत्र की है, उसके बाद उत्तर क्षेत्र की है, फिर पूर्व क्षेत्र की है, फिर उत्तर पूर्व क्षेत्र की है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे भी खनिज डेटा दिया हुआ है 2022 का। क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ दिया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही सुमेलित है? तो स्टील का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो है चीन। तो देखिए बिल्कुल सही सुमेलित है। स्टील का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो है चीन, ये ध्यान रखिएगा। चीन जो है वो फर्स्ट पे है, और भारत जो है वो सेकंड पे है, और थर्ड पे जो है वो है जापान। तो जो सही जवाब होगा क्वेश्चन के हिसाब से वो केवल ए करेक्ट होगा। स्टील का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो चीन है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे भी नवीनतम जो कृषि डेटा 2022 का है उसके आधार पे बताना है। तो सबसे बड़ा उत्पादक है कौन है और फसल, तो उत्तर प्रदेश जो है वो आलू में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। पश्चिम बंगाल चावल में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। सेकंड पे कौन है चावल में? तो उत्तर प्रदेश है। और महाराष्ट्र ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र जो है वो मक्का में नहीं है, ये गलत सुमेलित है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। मक्का में जो है वो फर्स्ट है कर्नाटक, ना कि महाराष्ट्र। और गुजरात जो है मूंगफली में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रक्षेपण के अनुसार दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो देखिए भारत जो है ये ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। महाराष्ट्र सरकार राज्य के 12 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक से 4000 करोड़ रुपए का ऋण ले रही है? तो महाराष्ट्र सरकार जो है वो एशियाई विकास बैंक से 4000 करोड़ रुपए का लोन ले रही है, और उसका प्रयोग करेगी 12 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। किस केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% तक नल के पानी के कनेक्शन का लक्ष्य हासिल किया है? तो देखिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल के पानी का लक्ष्य हासिल किया है वो किया है पुदुचेरी। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, पुदुचेरी ने हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने ड्रोन सेवा की पहली उड़ान मेडिसिन फ्रॉम द स्काई का सफलतापूर्वक संचालन किया है? तो देखिए जो अरुणाचल प्रदेश है इसने जो है अपनी पहली ड्रोन सेवा की जो पहली उड़ान भरी है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, तो सही जवाब इसका हो जाएगा सी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। 102 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन देखना है। तो पहला है कि मुकेश अंबानी ने हाल ही में हजीरा गुजरात में भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्र का बनाने की जो है घोषणा किया है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। गुजरात के हजीरा में भारत का पहला और दुनिया का जो सबसे बड़ा कार्बन फाइबर संयंत्र बनाने की घोषणा किया, और वो भी मुकेश अंबानी ने किया है। सेकंड स्टेटमेंट है, इस संयंत्र का पहला चरण 2025 में पूरा हो जाएगा। तो भी बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। औषध विभाग ने हाल ही में बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने की योजना के अंतर्गत 3 राज्यों के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन 3 राज्यों में नहीं है? तो देखिए जो बल्क ड्रग पार्क है उनको बढ़ावा देने के लिए 3 राज्यों को मंजूरी दी गई है। वो 3 राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश। ये तीनों ही राज्य हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये 3 ही राज्य हैं जिनको बल्क ड्रग पार्क को बढ़ावा देने जो योजना है उसके अंतर्गत इनको मंजूरी दे दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। 104 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस देश में 15 अगस्त 2022 को अपनी जहाजों पर झंडा नहीं फहराया था? देखिए अभी जो 15 अगस्त 2022 में 6 महाद्वीपों की जहाजों पे अपने झंडे फहराए गए थे, उसमें एशिया में जो एशिया महाद्वीप है उसमें मस्कट, ओमान, सिंगापुर को में फहराया गया था। अफ्रीका में मुम्बास और केन्या था, और ऑस्ट्रेलिया में पर्थ और ऑस्ट्रेलिया था। उत्तरी अमेरिका में सैन डिएगो और यूएस था, और यूरोप जो था, यूरोप में यूके था और लंदन था। तो जर्मनी तो था नहीं, तो क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, जर्मनी। इसके अलावा जो है वो जो दक्षिण अमेरिका है उसमें रियो डे जेनेरियो और ब्राजील। तो यहाँ पे फहराया गया है झंडा, परंतु जर्मनी में झंडा नहीं फहराया गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105।
यानम भारत की पहली विज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म हाल ही में किस भाषा में बनाई गई है जो भारत के सफल मंगलयान मिशन को दर्शाती है? देखिए जो यानम मूवी है जो मंगल मिशन पे बनाई गई है ये संस्कृत भाषा में बनाई गई, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर मिशन के अंतर्गत हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सबसे अधिक झीलें बनाने में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो जो अभी झील बनाने में जो फर्स्ट आया है वो उत्तर प्रदेश है, तो सही जवाब इसका बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। बैंकिंग क्षेत्र में लैंगिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने हाल ही में केरल के कोझिकोड में 4 महिला बैंकरों के साथ अपनी पहली महिला शाखा खोला है? तो देखिए ये HDFC बैंक ने खोला है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, HDFC बैंक। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 108 नंबर क्वेश्चन। भारत के किस शहर को हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक जो 2022-23 की अवधि के दौरान पहली बार SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो जो SCO की राजधानी और पर्यटन के स्थल में जो नामित किया गया वो बनारस शहर है, तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा, बनारस को किया गया है। और ये भी ध्यान रखिएगा जो SCO की 22वीं बैठक हुई है तो वो कहाँ पे हुआ है? तो वो समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है, समरकंद उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित में से किस गैर बैंकिंग वित्त कंपनी को हाल ही में सितंबर 2022 के महीने में महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का दर्जा दिया गया है? तो अभी हाल ही में जो महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है वो REC कंपनी को दिया गया है। REC कंपनी का मतलब है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, हिंदी में इसको कहेंगे ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिया ही नहीं गया है। तो REC कंपनी है, ध्यान रखिएगा, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। किस राज्य के पोचमपल्ली नामक गांव को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा 2021 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार जो दिया गया है वो तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को दिया गया है, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। तुलिसिता रोग निम्नलिखित में से किस फसल में लगने वाला प्रमुख रोग है? तो देखिए ये मक्के की फसल में लगने वाला रोग है, इसका सही जवाब बी हो जाएगा, मक्का। नेक्स्ट देखते हैं 112 नंबर क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग कितने प्रतिशत भूमि जो है वो मध्यम जोत के अधीन है? देखिए जो मध्यम जोत के अंतर्गत भूमि आती है वो 4 से 10 हेक्टेयर तक की जो भूमि का जोत होता है वो मध्यम जोत के अंतर्गत आता है, और 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो 21.20% भूमि है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 का सही जवाब। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। किसी भूमि पर एक वर्ष में उगाई जाने वाली फसलों की संख्या उस भूमि की कहलाती है? तो किसी भूमि पर जो एक वर्ष में उगाई जाने वाली फसल होती है वो उस भूमि की शस्य गहनता कहलाती है, तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा, शस्य गहनता। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित एक मोबाइल ऐप पूसा कृषि किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो जो पूसा कृषि को लॉन्च किया गया था 2016 में किया गया था, सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन। ट्रिटिकेल क्या है? तो देखिए ट्रिटिकेल जो है वो गेहूं की एक ऐसी प्रजाति है जिसे वैज्ञानिकों ने गेहूं और राई के संकरण से तैयार किया है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। एक प्रमुख प्रकार की खाद्य फसल है जिसमें गेहूं और प्लस राई इन दोनों को मिलाकर के एक संक्रमित फसल बनाते हैं और उसी का नाम है ट्रिटिकेल गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे बहुउद्देशीय परियोजनाएं दी हुई हैं और उनका राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दिया हुआ है। तो जो घाट प्रभा परियोजना है वो कर्नाटक राज्य की है, संजय सरोवर परियोजना मध्य प्रदेश का है, नीमू बाजगो परियोजना लद्दाख की है और पोचमपाद परियोजना तेलंगाना की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 116 का, वो हो जाएगा 1324 ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ब्रह्मपुत्र घाटी के अंतर्गत आते हैं? देखिए जो ब्रह्मपुत्र घाटी के अंतर्गत आते हैं वो असम और पश्चिम बंगाल आते हैं, तो इसका सही जवाब 1 और 2 हो जाएगा, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। 4 राज्यों का एक समूह है सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस देश को ये स्पर्श करते हैं? देखिए इनकी जो सीमा लगती है वो भूटान देश से लगती है, इसका सही जवाब बी हो जाएगा, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 नंबर क्वेश्चन। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो देखिए जो कर्क रेखा भारत से गुजरती है टोटल 8 राज्यों से गुजरती है, और इसकी एक ट्रिक है कि मित्र पर गमछा झार। तो मी से मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। तो 8 राज्य हैं,
तो दिए गए ऑप्शन में केवल त्रिपुरा आ रहा है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। अबुजा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो देखिए अबुजा जो है वो नाइजीरिया की राजधानी, इसका सही जवाब डी हो जाएगा, नाइजीरिया। बहरीन, देखिए जो बहरीन देश है इसकी राजधानी है मनामा। और किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की राजधानी जो है वो बिश्केक है। और लाओस, लाओस की राजधानी जो है वो वियंतियाने है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो बारालाचा दर्रा, देखिए जो बारालाचा दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश में है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। बनिहाल दर्रा ये उत्तराखंड में नहीं है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, सी वाला सही सुमेलित नहीं है। और जेलेबला दर्रा सिक्किम में भी बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 122 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं तट से मिलने वाली अंतिम नदी है? देखिए जो बाएं तट से अंतिम नदी मिल रही है, तो मिलने वाली जो नदी है जो गंगा में बाएं तट से मिलती है वो रामगंगा मिलती है। रामगंगा के बाद से गोमती मिलती है, इसके बाद से घाघरा मिलती है, फिर गंडक मिलती है, फिर बागमती, उसके बाद से कोसी, फिर महानंदा। जो सही ऑप्शन हो जाएगा महानंदा सबसे लास्ट में, इसका सही जवाब डी हो जाएगा, महानंदा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 123 नंबर क्वेश्चन। राजनांदगांव किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए जो राजनांदगांव है ये प्रसिद्ध है बॉक्साइट उत्पादन के लिए, इसका सही जवाब डी हो जाएगा, बॉक्साइट उत्पादन के लिए। और ये कहाँ पे है? तो ये छत्तीसगढ़ का है। लौह अयस्क उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध है वो है सेलम। सेलम कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है। तांबा उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध है वो है सोनामाखी। सोनामाखी कहाँ पे है? तो ये झारखंड में है। मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है आदिलाबाद। आदिलाबाद, और आदिलाबाद कहाँ पे है? तो ये तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना कब शुरू किया गया था? देखिए जो भारत सरकार का प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना था इसका प्रारंभ किया गया था 2015 में। तो ऑप्शन में तो नहीं दिया हुआ है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ध्यान रखिएगा, 2015 में इसको प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है? देखिए जो संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष है इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क यूएसए में है। और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ये भी न्यूयॉर्क में है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसका भी मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। परंतु जो अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति है इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 26 मई को प्रस्तुत किए गए उत्तर प्रदेश बजट की राशि लगभग क्या थी? तो जो 2022-23 का बजट था उसकी जो राशि थी वो टोटल राशि थी 6.16 लाख करोड़ रुपए। तो सही जवाब इसका बी हो जाएगा, 6,15,518.97 करोड़ रुपए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार 25,000 किलोमीटर तक विस्तारित करने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? ये टोटल जो किए गए हैं वो 2,000 करोड़ रुपए किए गए, इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो बी आएगा। 129 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो सी आएगा। 130 नंबर को अगर आप सॉल्व करेंगे इसमें से विषम को चुनना है तो इसका आंसर डी आएगा। नेक्स्ट देखते हैं 131 नंबर क्वेश्चन, इसको जब आप व्यवस्थित करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा शब्द को इसके अनुसार वो आएगा ए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। तो इस क्वेश्चन को भी जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 132 का वो आ जाएगा सी। 134 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 133 नंबर क्वेश्चन, लिखित शब्दों में से कौन सा जो है इस शब्द से नहीं बनाया लिखा जा सकता है? तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा सी, क्वांट। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 134 नंबर क्वेश्चन। जीवन जिस प्रकार मृत्यु से संबंधित उसी प्रकार उम्मीद से संबंधित है, तो उम्मीद से संबंधित है निराशा, तो सही जवाब इसका डी हो जाएगा। 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक गुप्त कोड में जो लिखा है अगर उसी इसको भी गुप्त कोड में लिखेंगे आफ्टर को तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी, 12। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136। कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुजों की संख्या बतानी है, जिसमें टोटल जो है वो 13 त्रिभुज। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। निम्नलिखित ऋतुओं को हिंदू महीनों के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करिए। तो इनको हम अगर कालक्रम में लगाएंगे तो जो इसका सही आंसर आ जाएगा वो आएगा सी। पहले वसंत आएगा, फिर शरद आएगा, फिर हेमंत आएगा, फिर शिशिर आएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 138 नंबर क्वेश्चन। कितना अक्षर हैं जो 0 से 9 में उनके अगर हम जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो समान दिखाई देंगे? तो ऐसे 3 अक्षर हैं, तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। 3 अक्षर हैं, 3, 8 और 0। 139 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समूह में कौन जो है शेष 3 से भिन्न है? तो तीनों से भिन्न है। देखिए यहाँ पे जानवर दिया है और उनके बच्चे के नाम दिए हैं, तो जो इसका सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, कीड़ा। कीड़ा और उससे भिन्न है क्योंकि इल्ली जो है ये तितली के बच्चे को इल्ली कहते हैं। निम्फ जो है वो कॉकरोच के बच्चे को, और लार्वा जो है ये कीड़े के बच्चे को लार्वा कहा जाता है। तो इसका जो भिन्न था वो ए था। यहाँ पे सारे बच्चे के नाम दिए गए थे परंतु वहाँ पे भिन्न था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140 और ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित समूह में से कौन एक अलग है? तो अलग जो है
यहाँ पे वो है तिरुवनमलाई, तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। तिरुवनमलाई जो है वो एक शहर का नाम है। बाकी तिरुवनंतपुरम, कन्नूर और कोक्कीजोड़ ये तीनों जो है वो केरल के शहर हैं और तिरुवनमलाई जो है ये तमिलनाडु का शहर का नाम है। तो इसी के साथ ये हमारा टेस्ट 2 समाप्त होता है। अगर आपको वीडियोस मेरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।